हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी चटनी के पार्ट थर्ड में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और उसके बाद शायद एक छोटा सा और एक चटनी आएगा, उसके बाद ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। एकदम एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना होता है सब कुछ एज ए माइंड वेब की तरफ। तो देख ही रहे, मज़ा आ गया पढ़ाने में। हमको तो बहुत आया, अब पता नहीं आपको आया कि नहीं आया। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं ना। उसके बाद एक छोटा सा और लेक्चर बनाएंगे, वो कल ही डाल देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। तो इससे पहले हम जो जो डिजीज के बारे में बताए थे उसको रिवाइज करते रहिए। बोर्ड में 100% स्कोरिंग होगा, 70 आउट ऑफ 70 आना ही चाहिए और आ ही जाएगा, कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, उस समय हम बताए थे इम्यूनिटी के बारे में बताए थे, तो इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताए थे। ठीक है। अब इन्नेट इम्यूनिटी जो होता है ना, उसमें 4 तरह का बैरियर होता है। ठीक है, क्या होता है? 4 तरह का बैरियर। तो वो 4 बैरियर कौन होता है? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। कौन कौन? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। ठीक है। अब एक एक करके उस बैरियर को समझते हैं। तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है? फिजिकल का मतलब ही समझ में आ रहा है ना, कोई चीज टचिंग, टूचिंग, महसूसिंग, ऐसा टाइप। तो इसके अंदर आता है स्किन, म्यूकस और म्यूकस कोटिंग। तो स्किन भी हमारा ना एज ए बैरियर, एज ए इम्यूनिटी काम करता है। जैसे इतना सारा धूल मिट्टी चलता है तो हमारा शरीर में डायरेक्ट ना आ जाए, इसके लिए स्किन हमारा प्रोटेक्शन करता है। और म्यूकस का कोटिंग, जैसे कभी हम लोग सांस लेते हैं तो कई सारा बैक्टीरिया, वायरस आता है। तो अगर म्यूकस जो होता है ना, एक चिपचिपा सा पदार्थ, वो क्या करता है? उसको ट्रैप कर लेता है, पकड़ के रख लेता है, जिसके कारण वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। अगला है फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या समझ में आता है? बॉडी का फंक्शनिंग, कि बॉडी फंक्शन कैसे करता है, फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे पेट में, स्टमक में एसिड होता है। ठीक है। वो जब भी कुछ खाते हैं तो उसको भी जला देता है। कोई बैक्टीरिया, फंगी, वायरस भी खा लिए तो उसको भी जला दिया खाना के साथ। ठीक है। माउथ में सलाइवा, वो भी कैसा है? फिजियोलॉजिकल। और आंखों में आंसू लिए, तो आंख में जो आंसू होता है ना, वो भी एक बैरियर है। कौन सा बैरियर है? इन्नेट इम्यूनिटी का बैरियर है। ठीक है। अब और तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग ट्राई किए स्किन से रोके, नहीं रोक पाए। अब ट्राई किया हम लोग फिजियोलॉजी यानी कुछ फंक्शनिंग से रोके, तब भी नहीं रोक पाए। तो अब आता है नेक्स्ट तरीका, वो होता है सेलुलर बैरियर। ठीक है। सेलुलर बैरियर में क्या होता है? सेलुलर से क्या फील हो रहा है? सेल सेल सेल। और हमारा सेल, हमारा शरीर का योद्धा है डब्ल्यूबीसी। तो इसमें कौन सा सेल का इस्तेमाल किया जाएगा? डब्ल्यूबीसी। अब यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल है, उसको एज इट इज याद कीजिए। ठीक है। क्लास 11th में इसका डिटेल है। अगर हम डिटेल करें तो कम से कम हमको 2.5 घंटा का वीडियो लग जाएगा। मतलब हाँ, 2 घंटा का तो पक्का लग जाएगा। तो एकदम यहाँ पे याद कीजिए, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। जैसे सेल का है PMNL, क्या है? PMNL। P फॉर पॉली, M फॉर, क्या है? चीटिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पीएमएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है। तो ल्यूकोसाइट का मतलब एक तरह का डब्ल्यूबीसी है। पॉलीमॉर्फो का मतलब क्या होता है ना, इसके न्यूक्लियस में अलग अलग तरह का डिजाइन होता है। ठीक है। अगला जो होता है वो मैक्रोफेजेस। ठीक है, याद रखिए, एकदम ध्यान में। अगला कौन सा होता है? मैक्रोफेजेस। उसके बाद जो होता है वो होता है मोनोसाइट। मैक्रोफेजेस के बाद क्या होता है? मोनोसाइट। मोनोसाइट के बाद होता है नेचुरल किलर सेल। तो सेलुलर बैरियर के अंदर क्या क्या आ गया? सबसे पहले आ गया पीएमएनएल, फिर आ गया मैक्रोफेज, फिर आ गया मोनोसाइट और फिर आ गया एनके सेल। ठीक है। अब आगे का बात करते हैं। आगे के बाद में जैसे साइटोकाइन बैरियर के बारे में बात करते हैं। 4 बैरियर हो गए जिसमें से 3 पढ़ लिए। साइटोकाइन क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है। साइटोकाइन एक तरह का ना प्रोटीन होता है। साइटोकाइन एक तरह का प्रोटीन होता है जो एक से रिलीज करता है दूसरे सेल के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इंटरफेरोन। इंटरफेरोन एक साइटोकाइन है। ठीक है। इंटरफेरोन क्या है? एक साइटोकाइन है, एक प्रोटीन है। जब एक सेल को, ठीक है, जब एक सेल को वायरस इन्फेक्ट करता है, जैसे मान लेते ये यहाँ पे सेल है, इसको आया ऐसे वायरस आके इसको इन्फेक्ट कर दिया। ठीक। अब बगल में इसका एक सेल है, तो ये सेल चाहता है कि ये सेल बच जाए, तो अपने से एक प्रोटीन बनाता है और इसको यहाँ पे जाके ट्रांसफर करता है। तो जिस सेल में इन्फेक्शन हुआ वो सेल एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है इंटरफेरोन। और वो इंटरफेरोन प्रोटीन के कारण वो क्या करता है, जो दूसरा सेल है ना उसको बचा लेता है। उसको बोलता है देखो देखो हमको इन्फेक्ट किया, तुम्हारे पास आ रहा है, तुम जल्दी से अपना मतलब तैयारी कर लो बचने का। तो वही लिखा हुआ है इंटरफेरोन।
ये किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? वायरल इन्फेक्टेड सेल, वैसा सेल जिसको वायरस अटैक कर चुका है, ठीक है। ये क्यों सीक्रेट किया जाता है? ताकि आगे चल के कोई और इन्फेक्शन ना हो, फर्दर इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है। अब खत्म हो गया कौन? इनेट इम्यूनिटी खत्म, प्यारा सा था, इतना ही छोटा। अब अगला जो आता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ना 2-3 तरह से डिफरेंशिएशन किया गया, यानी 2-3 तरह से बांटा गया है। सबसे पहला तरीका हम सीखते हैं बेसिस बाय वे रिस्पॉन्स, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहला तरीका से कैसा हम बांटेंगे कि वो हमारे शरीर में आके रिस्पॉन्स कैसे करता है। तो इस हिसाब से दो हो जाता है, एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी तो प्राइमरी से पता चल रहा है पहला। इसमें क्या होता है? फर्स्ट इनकाउंटर मेक मेमोरी। कहा जाता है ना किसी को स्मॉल पॉक्स एक बार लाइफ में हो गया, स्मॉल पॉक्स नहीं, किसी को चिकन पॉक्स एक बार लाइफ में हो गया तो दोबारा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं किसी को कोई सा भी बीमारी हुआ, जैसे चिकन पॉक्स से हो गया, तो हमारा शरीर क्या करता है, एक बार जब कोई बीमारी उसको हो जाता है ना, तो दिमाग में मतलब मेमोरी बना लेता है, और मेमोरी बनाने के कारण याददाश्त बना लेता है। तो नेक्स्ट टाइम वही वाला अगर डिजीज दोबारा से अटैक करेगा तो हमारा शरीर पहले से तैयार रहता है मेमोरी बना के कि अब इसको हराना है। शुरू बार में हराने में दिक्कत होता है, लेकिन बाद में हरा दिया जाता है, ठीक है। पहला प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि पहली बार आता है, बाहर से दुश्मन आया तो हम लोग को हरा के चला गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अब दोबारा से आएगा तो हम लोग उसको हरा देंगे, ठीक है। ये स्लो होता है, स्लो मतलब धीरे धीरे सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। और ये फर्स्ट इनकाउंटर। इसी के विपरीत क्या होता है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी, पहला रिस्पॉन्स में मेमोरी बनता है और दूसरे मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मेमोरी का यूज किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई आपको आया उधर से, कोई आके मार दिया, फिर आप जाकर के सीखे कुंफू कराटा, तो पहला बार में तो मार खाना ही पड़ा, लेकिन दूसरा बार में कुंफू सीख के, मतलब वही क्या बोलते हैं ना, कराटा सीख करके अब उसको दोबारा से मार दीजिएगा, सिंपल। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है? मोर इंटेंस, मतलब इस बार आया तो पहले ही उसको पेल के तैयार है, हाँ, 2-4 झापड़ लगा दी, खत्म। ये फास्ट होता है, सोचेंगे थोड़ी क्या आएगा फिर मारेगा, हम ही पहले मार के खत्म कर देंगे। यूज प्रीवियस मेमोरी, ठीक है, पहले से सीखने के लिए यहाँ पे मेमोरी बना ली और यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बांटने का तरीका ऑन द बेसिस ऑफ सेल फॉर्मेशन, ठीक है, वे ऑफ फॉर्मेशन, जैसे बताते हैं एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के वे पे, जैसे हो गया एक्टिव और हो गया पेसिव। इसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन होस्ट बॉडी। जब जब टर्म एक्टिव आए ना, इसका मतलब हमारा शरीर मतलब हमारा शरीर उसमें वर्क कर रहा है, एनर्जी हमारा लगता है। तो एक्टिव जब जब आता है तो एंटीबॉडीज जो होता है, एंटीबॉडीज जो हम लोग को बचाता है, वो कौन सा बनाता है? हमारा ही से, मतलब वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हमारा ही बॉडी करता है। अब ये भी दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। क्या क्या होता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। लाइक बाय इन्फेक्शन कॉमन कोल्ड। अब नेचुरल अभी बताए थे, जैसे मान लेते हैं किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, वो सर्दी जुकाम, तो राइनो वायरस के कारण होता है, याद है ना, पीछे बताया, हाँ। तो कॉमन कोल्ड किसके कारण होता है? राइनो वायरस के कारण। अब किसी को एक बार राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड हो गया तो दोबारा जब उसको कॉमन कोल्ड होगा तो उसके पास पहले से एंटीबॉडीज बन जाता है। एंटीबॉडीज एक हथियार समझ लीजिए। एंटीबॉडीज क्या होता है? एक हथियार जिसका इस्तेमाल शरीर, एंटीबॉडीज को एक बंदूक समझ लीजिए जिसका इस्तेमाल शरीर बाहर से आने वाले जितना भी बीमारी होता है ना उसको मारने के लिए करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल तरीका, आर्टिफिशियल में क्या होता है? बना बनाया मिलता है। जैसे हम लोग वैक्सीनेशन पढ़ेंगे, कोरोना से तो सब फ्रेंडली है, वैक्सीनेशन तो पढ़े ही होंगे। अब इसमें 2 एग्जांपल याद रखिएगा, टेटनस का वैक्सीन और पोलियो का वैक्सीन। पोलियो का वैक्सीन तो सब पीता है, जबरदस्ती पीता रहता है छोटा बच्चा, हम तो खूब पिए जान जान के। अब आ गया अगला पेसिव। तो पेसिव में भी एंटीबॉडीज बनेगा, इसमें भी एंटीबॉडी बनेगा, इसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें रेडीमेड दिया जाएगा। रेडीमेड मतलब पहले से बना बनाया रहेगा और हमारे शरीर में लाके दे दिया जाएगा, ठीक है। इसका भी 2 पार्ट होता है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो आर्टिफिशियल डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक दिन आप ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल चला गया झाड़ी में, अब झाड़ी में बॉल चला गया तो बॉल जब लाने गए तो आपको सांप काट लिया। अब सांप काट लिया तो झाड़ फूक करवाने चले गए और सलट गए, तो सब जाइएगा नहीं। सांप काट लिया तो डॉक्टर पास जाइएगा, ये नहीं कि धुआं जला रहे हैं, वो सब तरीका से बाहर निकलिए। तो सांप काट लिया तो गए डॉक्टर के पास, तो वो हमको दिया एंटी वेनम। वेनम फिल्म देखे, फील आता है ना एंटी वेनम, हाँ। तो वो हमको क्या दिया? वो हमको दिया एंटी वेनम, जिसके कारण मेरा जान बचा। अब एंटी वेनम क्या है? एंटी वेनम भी एक तरह का एंटीबॉडीज है, लेकिन पहले से बना बनाया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है? रेडीमेड, पहले से बना बनाया, ठीक है।
स्नेक बाइट जब आपको सांप काट लेता है। अब एक नेचुरल का एग्जांपल बहुत फेमस है, कम से कम 5-6 बार तो आता ही है, आईजीए एंटीबॉडीज क्या होता है ना, जब माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो शुरू के कुछ दिन में उनका जो दूध होता है हल्का येलोइश होता है, थोड़ा गाढ़ा सा होता है, उस दूध को कहा जाता है, उस मिल्क को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉम। क्या बोला जाता है? बोलो बोलो बोलो, हाँ कोलेस्ट्रॉम। तो कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, उसके अंदर आईजीए होता है, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड चलता है ना शुरू के कुछ महीना, लैक्टेशन मतलब मिल्क का बनना, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में बता देंगे। तो वही समझ में आया, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज, तो उसी जो दूध है ना उसी के अंदर आईजीए होता है, तो बच्चा दूध को फीड करता है और बाय डिफॉल्ट अपने आप आईजीए उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे सवाल क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द फिश विच ईट मॉस्किटो लार्वा, उस मछली का नाम बताइए जो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाता है। तो कई सारे तालाब में इस मछली को डाला भी जाता है कि मच्छर उच्छर ज्यादा ना हो, वरना मच्छर तो एक से एक बीमारी करता है। तो उस मछली का नाम होता है गैम्बोसिया। क्या नाम होता है? गैम्बोसिया। तो एक काम कीजिए, पॉज करके नोट कीजिए, तब फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, सब कुछ तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, मस्त। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां पे एक सवाल किया गया है, नेम एनी 2 डिजीज विच स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो। कह रहा है कि 2 ऐसा बीमारी का नाम बताइए जो एडिस मॉस्किटो के कारण फैलता है। तो यार नाम एकदम दिमाग में याद रखिएगा, डेंगू और चिकनगुनिया, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज कैरी आउट बाय, कह रहा है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स यहाँ बताए थे ना, वो कैसे होता है। तो वो 2 सेल के कारण होता है, वो है बी और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। वही अब इसका डिटेलिंग चलेगा। तो लिम्फोसाइट 2 तरह का होता है, बी और टी। बी फॉर बच्चा ऑफ फेब्रिकस या फिर ब्रूनर्स, और टी फॉर थाइमस, ठीक है। समझ जाइएगा, अब बताइए इसका काम क्या होता है। ये एंटीबॉडीज को बनाता है, और एंटीबॉडीज किससे बना रहता है? प्रोटीन से, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी बताते हैं। इम्यूनिटी एक होता है ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड, वो यहाँ पे डिटेल है, समझ में आएगा। अभी बस ये समझिए। टी लिम्फोसाइट क्या होता है? ये एंटीबॉडी नहीं बनाता है, लेकिन ये बी लिम्फोसाइट का हेल्प करता है एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट के कारण सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है, CMI। इसको क्या बोलते हैं? CMI, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ओके। अब बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी, वहां से उठा के लिखे। ह्यूमरल इम्यूनिटी का सबसे मेन सेल होता है, वो होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज बार बार एंटीबॉडीज टर्म आ रहा है, तो एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडीज का मतलब हथियार, वो वेपन, वो AK-47 बंदूक, जिसके कारण जो शरीर बनाएगा ताकि बाहर से आने वाले पैथोजन को गोली मार के उड़ा सके। तो उसी हथियार का नाम क्या है? द एंटीबॉडीज, यू। तो एंटीबॉडीज कैसा काम करता है? एक हथियार की तरह जो बाहर से आने वाले पैथोजन को मार के भगा देता है। जब ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ेंगे ना, तो इसमें हम लोग देखेंगे पैथोजन हमको ब्लड के अंदर मिलता है, ठीक है, ब्लड में मिलता है, क्योंकि ये ह्यूमरल का मतलब ये होता है समथिंग, ह्यूमरल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू फ्लूइड, समथिंग रिलेटेड टू फ्लूइड, कोई चीज जो फ्लूइड से रिलेट करता है। अब बात करते हैं CMI, फुल फॉर्म तो समझा दिए, वहां पे एकदम याद होना चाहिए। इसमें जो मेन सेल होता है वो टी लिम्फोसाइट होता है, और इसमें जो वेपन की तरह या फिर गोली बारूद वाला जो काम करता है, इसके पास बम होता है, इसके पास बंदूक होता है, इसके पास बम होता है। तो उस बम का नाम क्या है? किलर टी सेल। टी सेल ही सबको जा जाके फट फट के मारते रहता है, ठीक है। अब किलर टी सेल जैसे ये रहेगा ना, तो इसके ऊपर ऐसे एंटीजन रहता है। क्लास 11 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के बारे में बताया गया है ना, जो गोल्गी बॉडीज बनाता है। तो उसका मेन काम क्या रहता है? ये एंटीजन बनाता है, जिसके कारण जब पैथोजन बाहर से आए तो इस पे यहाँ पे ऐसे लग जाता है, फिर इसको पता चल जाता है, फिर अपना ये मारधाड़ स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर खुट्टी जैसा ऐसा टंगा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? सरफेस एंटीजन, जो क्या मदद करता है? पैथोजन को पहचानने में। ये खुट्टी जैसा रहता है, ऊपर से आता है पैथोजन, पता चल जाता है, उसके बाद बम जैसा फटता है, ठप ठप ठप, पकड़ पकड़ के खा जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन, कोरोना याद है ना, 2020 का। आइए देखते हैं।
वैक्सीनेशन प्रोटीन और पैथोजन इनएक्टिव पैथोजन। हाँ सुनिए, वैक्सीनेशन में क्या होता है, जैसे कि कोरोना का वायरस है, ठीक है, तो कोरोना का वायरस जो बाहर का लेयर होता है ना किसी भी वायरस का, वो प्रोटीन से बना रहता है, जिसको बोला जाता है कैप्सिड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11 चैप्टर 2। तो उस प्रोटीन को निकाल लीजिए, बाहर वाला कवर काट के निकाल लीजिए, या फिर कोरोना वायरस को ही लीजिए लेकिन उसको हल्का कमजोर कर दीजिए, मार पीट के चक 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 मार पीट के उसको इनएक्टिव कर दीजिए। अब उसको हमारे शरीर में डाल दिया जाएगा, तो हमारा शरीर क्या करेगा, इनएक्टिव जब कोई कमजोर चीज आता है ना, तो कोरोना से डायरेक्ट फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन जब उसको मार पीट करके भेजेंगे, कमजोर करके भेजेंगे, मान लेते कोरोना का हाथ पैर तोड़ करके भेज दिए, तो हमारा कौन, ये टी सेल और एंटीबॉडीज उसको मार देगा। तो कभी भी को वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, पैथोजन वही यूज कीजिए लेकिन उसको कमजोर फॉर्म में यूज कीजिए, वही लिखा हुआ है, प्रोटीन यूज कीजिए या तो उसका इनएक्टिव पैथोजन इंजेक्टेड इनटू बॉडी, ठीक है। और क्योंकि इस केस में अभी बताए थे वैक्सीनेशन कैसा है, एक ये एक्टिव इम्यूनिटी होता है क्योंकि हमारा शरीर खुद एंटीबॉडीज बनाता है, बाहर से बना बनाया थोड़ी मिल रहा है, सांप थोड़ी काट लिया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिया गया हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो ईस्ट के थ्रू बनाया गया था, ठीक है। It will generate memory of B cell, T cell on subsequent exposure of pathogen। होता ही यूं है कि वैक्सीनेशन में क्या होता है, इसमें बी सेल का और टी सेल का मेमोरी बन जाता है, यानी बंदूक का और बम का मेमोरी बन गया, और नेक्स्ट टाइम फिर से वो अगर बाहर से आया तो उसको मार के भगा देंगे। एक यहाँ पे टर्म आ रहा ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मतलब खुद का, इम्यून मतलब खुद का रक्षा करने वाला सिस्टम, उसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया। ऐसे क्या होता है ना, हमारे शरीर के पास एक तरीका होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही फौज के आर्मी वाला समझते हैं। तो जैसे आर्मी लोग का अपना एक कपड़ा होता है, तो अपना पहचान लेता है कि ये मेरे दल का आदमी है, मेरे ग्रुप का है, तो उस पर गोली नहीं चलाएगा। तो उसी तरह हमारे अंदर जो ये सब सेल होता है ना, टी सेल, ये सब, ये लोग पहचान लेता है कि ये मेरा सेल है, तो अपने ही सेल पे गोली वोली नहीं चलाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो वही लिखा हुआ, हमारे बॉडी के पास ये कैपेसिटी होता है क्या, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके, यानी पता लगा सके कि ये मेरा सेल है और ये बाहर से आने वाला सेल, ठीक है। तो वही लिखा हुआ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। बट सम टाइम कभी कभी क्या होता है, किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या फिर किसी भी अननोन फैक्टर के कारण हमारा बॉडी अंतर करना भूल जाता है कि ये मेरा सेल है कि और किसी दूसरे का सेल है, तो हमारा ही ये कौन टी सेल ये सब जाता है, उसको मार करके खत्म कर देता है। समझ में आया। और इसी को क्या कहा जाता है, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। इसका एक फेमस एग्जांपल है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ये आपको याद होना चाहिए, रिमेटॉइड और आर्थराइटिस, रिमेटॉइड और आर्थराइटिस, ठीक है, रिमेटॉइड, हाँ जैसे भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक फेनोमेना होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है तो उसका किडनी फेल हो गया, अब किडनी फेल हो गया तो बाहर से किडनी ला के देना होगा। तो कोई सा भी ऐसा ऑर्गन या फिर कोई भी ऐसा पार्ट जब कभी किसी डोनर से बाहर से आता है ना, तो उसको कहा जाता है ग्राफ्ट। अब वो किसी बाहर का है और हमारा ये सेल उसको पहचान नहीं पाएगा, उसको लगेगा कि कोई बाहर से आया, तो हमारा सेल उसको जाके मारना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हमारा इम्यूनिटी जाएगा और उस बाहर से आने वाले ऑर्गन को खत्म कर देगा, लेकिन हमको तो उसका जरूरत है क्योंकि हम शराब पी के किडनी तो पहले ही फेल कर चुके हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन डन बाय सीएमए। कह रहा है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब कौन है, टी सेल। मेन काम देखिए टी सेल का बहुत है, बम है ना, फट जाता है कहीं पे भी जाके। जैसे ही देखेगा कि बाहर से हमको एक और किडनी मिला, ये दौड़ के जाएगा, उसको मारना स्टार्ट कर देगा, हटो हटो। और वही लिखा हुआ है, रिजेक्शन किसके कारण होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के कारण। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए कि वो ऑर्गन हम लोग के अंदर है, इसलिए हम लोग को बाहर से एक्स्ट्रा ड्रग्स लेना पड़ता है। ड्रग्स वो वाला संजू भैया वाला नहीं, ड्रग्स लेना पड़ता है, मतलब ऐसा ड्रग्स लेना पड़ता है जो हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करके रखे कुछ समय तक, ताकि धीरे धीरे हमारा बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले। अब इतना देर से एंटीबॉडीज का मतलब समझ में आ गया, हथियार। तो एंटीबॉडीज में कैसे लिखा जाता है, H2L2। इसमें दो प्रोटीन का चेन होता है, दो हैवी चेन होता है, दो लाइट चेन होता है, और दोनों हैवी और लाइट चेन आपस में इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। बात समझ में आया। तो सिंपल है उससे, तो पॉज करके नोट कीजिए, फिर अगला स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है समझते हैं एक करके। मेरा प्यारा सा नोट्स इन प्यारा हैंडराइटिंग, है ना, हैंडराइटिंग अच्छा है, ऐसा हमको लगता है।
अब बात करते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। तो क्या होता है लिम्फॉइड ऑर्गन? तो लिम्फॉइड ऑर्गन वह स्थान होता है जहां पर कुछ कुछ होता है। आइए समझते हैं, ऐसे समझाने से नहीं आएगा। सबसे पहली बात ये समझिए कि लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी में। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो स्थान है, ठीक है। प्राइमरी, मान लीजिए एक आर्मी है, ठीक है, एक आर्मी का सोल्जर है, तो उसका जो घर है ना वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है, आप समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लिम्फोसाइट का जन्म होता है और मेच्योर होता है। मतलब एक बच्चा जन्मा तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, ठीक है, बॉर्डर फिल्म देख लिया, यूआरआई यूरी देख लिया, हाउ द जोस्ट, हाय सर, ऐसे करके फिर वो क्या मूवी है जिसमें ऋतिक रोशन सर, हाँ लक्ष्य, लक्ष्य को हर हाल, हाँ वो वाली, ठीक है। तो उसको जोश आ गया कि हम सोल्जर बनेंगे, तो वहीं से तैयारी स्टार्ट किया। फिर तो जन्म भी वहीं लिया और धीरे धीरे होके मेच्योर भी हो गया। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो स्थान होता है जहां पर जन्म होता है और मेच्योरेशन होता है। तो सोल्जर अब बड़ा हो गया, ठीक है। यहीं पे डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंसिएशन मतलब धीरे धीरे अपना मसल्स वसल्स बनाया, खुद को हट्टा कट्टा बनाया, ठीक है। और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का दो एग्जांपल होता है, बोन मेरो और थाइमस, ठीक है। क्या क्या होता है, बोन मेरो और थाइमस। तो लिखा गया है बोन मेरो में क्या होता है, बोन मेरो को क्या काम है। तो बोन मेरो का सबसे मेन काम होता है कि जितना भी तरह का सेल है ना, चाहे वो प्लाज्मा सेल हो, थ्रोम्बोसाइड हो, डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, कोई सा भी सेल हो, उसका फॉर्मेशन बोन मेरो में ही होता है, ठीक है। और अगला एग्जांपल जो थाइमस, उसका काम क्या होता है। थाइमस ना एक लोब्ड तरह का ऑर्गन होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो बोन होता है ना, इसको खंजर बोन बोला जाता है। क्या बोन बोला जाता है, खंजर, खंजर की तरह होता है। या फिर इसको और क्या नाम होता है, स्टर्नम होता है, इसका नाम होता है स्टर्नम। तो हार्ट के करीब होता है, नियर हार्ट, और ये स्टर्नम बोन के पीछे होता है, ठीक है, ठीक है। बिहाइंड मतलब स्टर्नम के ऐसे बीच में हल्का साइड से होता है और हार्ट के करीब होता है, ठीक है। बच्चा में ये काफी बड़ा होता है, लेकिन समय के साथ थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होता चला जाता है। तो वही लिखा हुआ है, समय के साथ घटता है। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन यही है। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात सुनिए, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है ना, वो साइट देता है इंटरेक्शन बिटवीन लिम्फोसाइट एंड एंटीजन एंड फॉरेन पार्टिकल। तो एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल का मतलब समझ लीजिए गुंडा लोग, गुंडा लोग जो बाहर से आएगा, एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल। तो सोल्जर अब मेरा तैयार है, लेकिन घरे में थोड़ी लड़ेगा, घरे में थोड़ी गुंडा होता है। छोटे बहन भाई को गुंडा नहीं बोला जाता, वो आपका परिवार है। हाँ, छोटा भाई बहन तो गुंडा है, ठीक है, हरकतें होती है लेकिन बोला नहीं जाता। तो बाहर से अगर बाहर चला गया, बॉर्डर पे चला गया, वहां जाके लड़ रहा है दूसरे देश से जो हमारे देश पे कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मेन काम क्या होता है, प्राइमरी का क्या होता है, उसको जन्म देना, उसको बड़ा करना, और सेकेंडरी का मतलब वो जगह दिखाना, बॉर्डर, जहां पे वो जाकर के लड़ाई कर सके। यानी यहीं पे जाके इंटरेक्शन होता है किसका, लिम्फॉइड, किसका इंटरेक्शन होता है, लिम्फोसाइट का एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल्स। एंटीजन मतलब जो बाहर से आया, जो हमारे शरीर को नुकसान करेगा, और फॉरेन पार्टिकल मतलब वही फॉरेनर का मतलब क्या होता है, जो बाहर से आता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे स्प्लीन होता है। तो स्प्लीन देखने में बीन की तरह होता है, बीन तो समझते होंगे, बीन तरह से होता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र बोला जाता है, आरबीसी यहीं पे जाके मरता है, इसलिए आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है, ठीक है। स्प्लीन के पास क्या होता है, लिम्फोसाइट और फेगोसाइट। तो इसका मतलब समझते हैं, लिम्फोसाइट कितना तरह का आपको बता दिए थे, मैक्रोफेजेज ये सब बताए थे ना, इनके सेल। तो वो होता है, और फेगोसाइट्स का मतलब होता है वैसा सेल जो बाहर से जैसे पैथोजन आता है, फेगोसाइटिस साइटोसिस का मतलब होता है उसको अपने अंदर ले लेगा और उसको खा करके धीरे धीरे डाइजेस्ट कर देगा, मतलब खा करके खत्म कर देगा, ठीक है। स्प्लीन में क्या होता है, ट्रैप माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ब्लड एंड प्यूरिफाई ब्लड, हेंस आल्सो कॉल्ड ब्लड फिल्टर। स्प्लीन को हमारे शरीर का फिल्टर कहा जाता है। फिल्टर का काम क्या होता है, कोई भी गंदा पानी आया उसको साफ करके देना। तो स्प्लीन में क्या होता है, ब्लड के अंदर जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, उसको फिल्टर करके साइड कर देता है और हमको ब्लड प्यूरिफाई करके देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लड फिल्टर, ठीक है। अब अगला जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसको कहा जाता है लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड पता है कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, जैसे ये आर्म पिट में यहाँ प्रेजेंट रहेगा, यहाँ गर्दन के पास, फिर गोनैड्स के पास, यहाँ पे ऐसे नोड होता है, गांठ होता है लिम्फ का, ठीक है। ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, गांठ की तरह से होता है, ऐसे छुएंगे तो पता नहीं चलेगा, हल्का दबने पे पता चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंटीजन ट्रैप हो जाता है। होता ये है कि बाहर से मान लेते हैं कोई आया
हमको बीमार करने के लिए, मान लेते हैं साल्मोनेला टाइफी आया टाइफॉइड करने के लिए, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या एंटामीबा हिस्टोलाइटिका आया, मान लेते हैं एंटामीबा हिस्टोलाइटिका आया हमको बीमार करने के लिए, कि चलो इसको एमीबिक डिसेंट्री, याद है ना, एकदम याद होना चाहिए, एमीबिक डिसेंट्री करा देंगे, ठीक है। ये देखने में इजी लगता है लेकिन इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करिए इक्वली। तो एमीबिक डिसेंट्री काउज करेगा, तो अब आया तो यहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन था, तो उस गांठ में ऐसे करके फंसा देता है, ठीक। अब जैसे फंसाता है बोलता है दे हम फंसा लिया, जल्दी और जल्दी और मारना है इसको, तो ये क्या कर देता है, हमारे इम्यूनिटी को एक्टिव कर देता है और सारे किलर सेल को, नेचुरल किलर सेल, माइक्रोफेजेस को, इस सबको बुलाएगा और उसको खा करके खत्म करवा देगा, ठीक है। ये क्या होता है, शरीर के अलग अलग पार्ट में होता है लिम्फेटिक सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम समझते हैं, दो तरह का सिस्टम होता है हमारे अंदर, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के पास होता है कौन, लिम्फ नोड, ठीक है। अब आखिरी जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, वो होता है माल्ट। माल्ट का फुल फॉर्म होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। क्या होता है, एम फॉर म्यूकोसा, एल फॉर माल्ट है ना, एम फॉर म्यूकोसा, ए फॉर एसोसिएटेड, एल फॉर लिम्फॉइड और टी फॉर टिश्यू, यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये हमारे शरीर का 50% लिम्फेटिक टिश्यू को कंसिस्ट करता है, यानी आधा इसी के पास है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होता है, लाइनिंग में होता है रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यानी ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहेगा, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जिससे सांस लेते हैं, फिर कहाँ पे रहेगा, डाइजेस्टिव यानी पेट वाले सिस्टम में, और यूरिनोजेनिटिक यानी जहाँ से यूरिन पास होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बता दिए। अब इसके अलावा ये सब तो हो गया, कौन कौन, स्प्लीन हो गया, और कौन था, लिम्फ नोड हो गया और माल्ट हो गया। इसके अलावा कुछ और सम एडिशनल लिम्फॉइड ऑर्गन, इसके अलावा कुछ और लिम्फॉइड ऑर्गन एडिशनल होता है, वो कौन कौन होता है, टॉन्सिल, टॉन्सिल ऐसे मुंह फाड़िएगा ना ऐनक के सामने तो दिख जाएगा ऐसे, हाँ यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। वर्मीफोरा अपेंडिक्स, वर्मीफोरा अपेंडिक्स कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन साइड में आता है क्लास से लेने, अच्छा सॉरी, पेयर्स पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ऐसे होता है, तो इसके जो सरफेस हो यहाँ जूम करेंगे तो ऐसे करके ऐसे ऐसे पैचेस पाए, पैचेस मतलब धब्बा, उसको क्या बोलते हैं, पेयर्स पैचेस। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, सबसे पहली बात, चाहे वो बी सेल रहे हो या फिर टी सेल रहे, ठीक है, दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बोन मैरो में, पहले ही बता दिया एक बार और, मतलब ऐसे क्वेश्चन आया था इसलिए रिवाइज करा दिया, ठीक है। लेकिन बी साइड का मैचुरेशन होगा बोन मैरो में और टी साइड का थाइमस ग्लैंड में। होता ये है ना, मान लेते हैं कि एक घर में दो बच्चा था, दो सोल्जर था, एक बनना चाहा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक जल सेना का अध्यक्ष बनना चाहा और एक वायु सेना का अध्यक्ष बनना चाहा, तो दोनों को अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर स्थल सेना का अध्यक्ष है और उसके बगल मतलब कुछ ही दूर पे बॉर्डर है, तो बगल में ही रह सकता है, यहीं पे जाके लड़ाई करेगा। ठीक उसी तरह बोन मेरो में जो बी सेल बनता है, बी लिम्फोसाइट, वो वहीं बोन मेरो के पास ही रुक जाता है, ठीक है, वहीं पे लड़ेगा। लेकिन ये मान लेते वायु सेना वाला था कौन, टी लिम्फोसाइट, इसको दूर जाके लड़ाई करना पड़ता है। और कहाँ दूर जाना पड़ता है, थाइमस ग्लैंड में। बात समझ में आया? यानी बनता है यहाँ पे दोनों मैच्योर, मतलब हट्टा कट्टा कहाँ होगा, बी में और टी में, ठीक है। तो बी और टी में पहले मैच्योर होगा, पहले बड़ा होगा, हट्टा कट्टा बच्चा में जाके थोड़ी लड़ेगा, इसलिए प्राइमरी का ही पार्ट होता है। यहाँ पे भी लिखा है बोन मेरो और थाइमस। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक इम्यूनोग्लोबिन का मतलब होता है एंटीबॉडीज के बारे में दिया गया है, मस्त सीख लीजिए। तो आईजी, इसको ऐसे याद रखा जाता है, उसको रहने दो, उसको नहीं उठाओ, ऐसे याद कीजिए इसको, GAME गेम होता है, तो ई हटा के यहाँ पे लग दीजिए डी और बाद में लिख लीजिए ई, तो GAMD, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है GAMDE। तो एंटीबॉडीज जी, ये क्या होता है, ये हमारे प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। क्लास 11 में एक बीमारी था इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, उसमें यही गेम किया था। क्लास 11 की बातें नहीं याद दिलाया करते, हाँ मेरा भाई, अच्छा सॉरी। IgA, तो अभी बताइए कोलेस्ट्रॉल में होता है इम्यूनोग्लोबिन ए, तो माँ का वो जो दूध होता है ना लैक्टेशन वाला, उसमें होता है। IgA में होता है, ये बिगेस्ट होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। इसका फोटो बनाए थे लेकिन IgD का काम क्या होता है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करना। कौन वाला, बी बोन मेरो वाला जो बी लिम्फोसाइट हो उसको एक्टिव करना। और ई को याद रखिएगा, ई से याद रखिएगा एलर्जी, ई से क्या याद कर रखना है, एलर्जी, ई से एलर्जी, ई से एलर्जी, ई से एलर्जी।
तो जब जब एलर्जी होगा ना तो ये आईजीई बनेगा। अब ऐसे करके ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, आईजीजी का संख्या सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम कौन होता है, आईजीई। बात समझ में आया? ठीक है, बस एक स्लाइड और है, मजाक कर खत्म हो गया। तो आज का लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। तो कमेंट करके अगर बताने का मन हो तो बताइए, ऐसे तो बताइएगा नहीं कितना ही बोलते। और मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, लगातार रिवाइज कीजिए, 70 आउट ऑफ 70 आएगा, ये भरोसे के साथ पढ़िए। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।